वास्तविक शांति की स्थापना के लिए शक्ति की आवश्यकता होती। अगर आप कमजोर रहेंगे तो आप पर हमला होता रहेगा। नामधारी सिंह दिनकर एक लाइन लिखते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा तब करेंगे जब आप ताकतवर हो, और तभी आपकी वर्ल्ड और ग्लोबल एक्सेप्टेंस होती है। पाकिस्तान को 3A ही चलाता है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अटल जी की वो बात जब वो जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात करते थे, इसी बात पर आगे बढ़ना है, मुस्लिमों की बात नहीं करनी है। लेकिन अगर इस्लामिक कट्टरपंथी, और उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद को अपनाया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस्लाम की भावनाओं को प्रसारित करने, जो सो कॉल्ड इस्लाम, वास्तविक इस्लाम या कोई भी धर्म इस तरह की बात कर ही नहीं सकता। तो इस्लामिक आतंकवाद को तो कंडेम्ड करना ही चाहिए, जिस तरह मारा गया। पहलगाम की आतंकी घटना से पूरा देश आक्रोशित है, और होना भी चाहिए। जिस तरह आतंकियों ने टूरिस्ट के रूप में गए हुए निर्दोष नागरिकों की हत्याएं की, मां बाप के सामने बेटे की, पत्नी के सामने पति की, और इसी तरह पता नहीं कितने रिश्तों की हत्या करके आतंकियों ने फिर से यह बता दिया कि भारत और खासकर जो हमारा जम्मू और कश्मीर है, संभवतः वह अभी सुरक्षित नहीं है। सबसे पहला तो प्रश्न यह आता है कि आखिर इस समय आतंकी हमला क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कुछ जानबूझकर सोची समझी गई साजिश थी? तो इसमें कुछ बातें बड़ी स्पष्ट आती हैं। जब आतंकी हमला 22 अप्रैल को होता है, उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पे होते हैं। दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी तीसरी यात्रा, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, 2016 में पहली, 2019 में दूसरी, और अभी इस समय वो सऊदी अरब की यात्रा में थे, और सऊदी अरब के जेदा क्षेत्र में थे, जहां वे रणनीतिक परिषद का सम्मेलन करने गए थे। तो दो बातें तो बड़ी साफ हैं कि ऐसे समय में, और खासकर जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के हैं, अगर उनके समय ऐसी घटना होती है तो इस मैसेज को वैश्विक पटल पर ले जाया जाए। एक और बात इसी संदर्भ में आती है, और वो है अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना। अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद जिस तरह वहां विकास के कार्य शुरू हुए थे, पर्यटक तेजी से जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में जाने लगे थे, यहां तक कि आप सबको याद होगा G20 की जो मीटिंग हुई थी 2023 में, उस समय भी कुछ जो हमारे विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के हमारे अतिथि थे, उनको वहां घुमाने ले जाया गया था। तो एक मैसेज जा रहा था, प्रोपोगेट कर रहा था भारत, कि अब जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक समस्या है, और इसे कम से कम जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान उठाता है उसे दूर कर दिया जाए। और निसंदेह जम्मू कश्मीर में एक आशा जगी थी। बहुत कुछ ही समय पहले गृह मंत्री और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह बात कही कि नहीं, अब हम विकास के रास्ते पर हैं। लेकिन आतंक की इस घटना से यह मैसेज जाता है, वह जो शांति और विकास का रास्ता है उसे डिरेल्ड करने का प्रयास किया गया। यह बड़ा स्पष्ट है। याद कीजिए, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद ही चीन ने भी गलवान में घुसपैठ की थी, क्योंकि लद्दाख यूटी होने से जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां तक पहुंच गया था, और इस कड़ाई और इस नियंत्रण की प्रतिक्रिया स्वरूप भी एक कारण था कि चीन ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया था अन्य कारकों के साथ। तो अनुच्छेद 370 के बाद वहां की शांति स्थापना, विकास मार्ग पर लौट आना, पाकिस्तान और ये आतंकी संभवतः इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और ये मैसेज देना चाहते थे कि अभी भी यह एक अनसुलझा मामला है। एक और पॉइंट जो समझ में आता है, पाकिस्तान जो लगातार हाशिए पे चल रहा है अपनी इकोनॉमी को लेकर, बैंकरप्सी की स्थिति में, या फिर भले ही FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो, और बलूचिस्तान में जिस तरह गतिविधियां हो रही हैं, ग्वादर पोर्ट को बनने नहीं दिया जा रहा है, इन सारे हालातों में जो वहां के लोग हैं उनका विश्वास सरकार पर और विशेषतः सेना पर से हटने लगा। सेना अपनी फिर से वो जो भारत विरोध का नारा है, कश्मीर के मामले को जिंदा रखकर अपनी पहचान को जो पाकिस्तानियों में, जिहादी और कट्टरपंथियों में कायम रखना चाहती है, वो भी एक कारण था
कि बहुत दिनों से सेना पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे थे। ऐसे में ऐसी कार्रवाई करके और भारत विरोध को बढ़ावा देकर कश्मीर के मुद्दे को उठाकर इस तरह अपनी प्रतिष्ठा को फिर से कायम किया जाए। याद रखिए, एक समय कहा जाता था कि पाकिस्तान को 3A ही चलाता है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। उसी बात को लेते हुए कहीं ना कहीं यह अल्लाह और आर्मी, अल्लाह का मतलब यहां कट्टरपंथिता से है, और अब अमेरिका की जगह भले चाइना आ गया हो, लेकिन ले देकर उसकी निर्भरता दूसरे देश पर हमेशा रही है। एक और पक्ष अगर देखें, इन सबके बाद जिस तरह हत्याएं की गई, और क्या भारत एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में ही बना रहेगा जैसे इसकी पहचान थी? 90 के डेकेड के आसपास आतंकी घटनाओं इतनी तेजी से होती थी, हर जगह होती थी, क्या बनारस, क्या जयपुर, क्या दिल्ली और क्या कश्मीर। धीरे धीरे इसी बिहाफ पर जब 2014 में इलेक्शन हुए तो एक मजबूत सरकार को लेकर लोगों ने एक विश्वास जताया और वो सरकार लगातार तीसरी बार बनी। एक उम्मीद थी, उम्मीद आगे भी बढ़ी, खासकर जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया। लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद जब भावनाएं उबाल लेती हैं, क्योंकि उसमें जो पर्यटकों के रूप में जो लोग गए उसमें हम हो सकते थे, आप हो सकते थे, आपके रिश्तेदार हो सकते थे, और ऐसे हालात में जब हम भारत में ही सेफ नहीं हैं तो भारत की पोजीशन वर्ल्ड मैप में क्या होगी? हम हमेशा से एक सॉफ्ट स्टेट, बातचीत, शांति वार्ता की बात पर अमल करते रहे हैं, और जब ऐसी कार्रवाइयां होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इनको जवाब देना बड़ा आवश्यक हो जाता है। याद कीजिए, जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई या बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो लगभग सारा भारत एक हो गया था, एक बड़ा अच्छा मैसेज गया था। और ये आतंकी बार बार, और ये पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म बार बार ऐसा करेगा कि भारत में शांति स्थापना ना हो पाए। एक इंटीग्रेटेड और जो यूनिटी है भारत की, जिसे हम एकता और अखंडता कहें, उसे किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाता रहे, पाकिस्तान की हमेशा यह साजिश रहेगी। याद रखिए, एक तरफ भारत धीरे धीरे इमर्ज होते हुए न सिर्फ 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पीपीपी पे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत सारी चीजों का ग्लोबल साउथ का लीडर है, आईएसए जैसे गठबंधनों को वैश्विक मंच पे ला रहा है, और अभी रूस और फ्रांस ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए खुलेआम समर्थन दिया, और भारत को सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिलने का लगभग सारा आधार दिखता भी है। ऐसे में पाकिस्तान, और जो इसकी एकमात्र एक तड़प है कि भारत को किसी भी तरह से शांति व्यवस्था पे ना रखा जाए, उसके आर्थिक विकास को डिरेल किया जाए, ऐसे में यह कार्रवाइयां पाकिस्तान करता रहेगा। तो बहुत साफ है, कई बार ऐसे विषय आते हैं, अमेरिका प्रिजम्पटिव स्ट्राइक के द्वारा कई देशों में हस्तक्षेप करके अपने शत्रुओं को तबाह करता रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध, इजरायल हमास का संघर्ष, ऐसे बड़े सारे उदाहरण हैं कि फिर भारत क्यों नहीं करता? ठीक है, भारत आक्रामक देश नहीं है, हम नो फर्स्ट को मानने वाले देश हैं, लेकिन ऐसे बातों को देखते हुए एक चीज तो तय है कि अब एक बहुत हाई टाइम आ गया है जब इस आतंकवाद की कमर को पूरी तरह तोड़ा जाए। इकोनॉमिक जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो एक उम्मीद थी कि आतंकियों को जो फंडिंग होती थी, बेस जो आर्थिक आधार था, टूटेगा, कुछ टूटा भी। जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी उसमें कमी आई है। अब कश्मीरी हुआ उस तरह से जिस तरह उनको बरगलाया गया और सड़कों पर वो भारतीय सेना भारत के खिलाफ हो जाते थे, उसमें तो निसंदेह कमी आई है। और इस बात को लेकर अटल जी की वो बात, जब वो जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात करते थे, इसी बात पर आगे बढ़ना है। ऐसे में एक चीज बड़ी तय है कि हमें सॉफ्ट के साथ साथ हार्ड पावर की जरूरत है। अब केवल बैठने से और केवल बातचीत से और केवल निंदा से काम नहीं चलेगा। पूरा देश चाहता है, और आज न्यूज में यह भी आ गया कि इस हमले में शामिल 2 आतंकियों को मार गिराया गया। ये आतंकी एक तरह से आप कहें कि केवल नुमाइंदे कठपुतलियां हैं।
इसके पीछे का जब तक बेस समाप्त नहीं किया जाएगा, उस बेस पर प्रहार नहीं किया जाएगा, जैसे एलओसी में जाकर आतंकी जो आधार थे, बेसिस थे, उस पर हमला किया गया, वैसे ही हमले की जरूरत है। एक बेहतर रणनीति के तरीके से आगे बढ़ते हुए एक तरफ हमें अपने सैन्य कूटनीति का, सैन्य प्रदर्शन का एक प्रदर्शन करना होगा, और साथ ही साथ अगर हम कूटनीतिज्ञता से देखें तो चाहे वो अमेरिका हो और एक तरफ रूस हो, चाइना हो, इन सब की सहमति हम कई मंचों पर साथ हैं। हमें बताना होगा कि देखिए किस तरह हम जब युद्ध नहीं चाहते हैं और हमारा सीधा नारा है यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होगी तो भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। याद रखिए, वास्तविक शांति की स्थापना के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर आप कमजोर रहेंगे तो आप पर हमला होता रहेगा। बहुत अच्छी रामधारी सिंह दिनकर एक लाइन लिखते हैं, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा तब करेंगे जब आप ताकतवर हो, और तभी आपकी वर्ल्ड और ग्लोबल एक्सेप्टेंस होती है। हम एक तरफ 2047 में विकसित देश बनना चाहते हैं, विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब हमले कहीं ना कहीं हमारी उस योजना में, हमारे उस उद्देश्यों में एक तरह से खंडित करते हैं, उस दावे को झूठा साबित करने का प्रयास करते हैं, और हमें लगता है कि ये हाई टाइम है जब एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के साथ साथ हार्ड पावर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने की जरूरत आन पड़ी है। हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात बहुत दृढ़ता से रखनी होगी, वेस्ट हो, ईस्ट हो, और साथ साथ अभी लगातार यूनाइटेड अरब एमिरेट से, सऊदी अरब से हमारी रिलेशन बड़ी शानदार चल रही है। ओआईसी के मंच पर भी, जो इस्लामिक देशों का समूह है, वहां पर भी अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से रखा जा सकता है। तो जितने भी अभी दांव पेच कहें, कूटनीति के जितने भी रास्ते हैं, सब खोल देने चाहिए, और साथ साथ केवल कूटनीतिज्ञता नहीं, उसके साथ प्रहार के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए। याद रखिए, जब बांग्लादेश बना 1971 के युद्ध में, जब भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तभी से वहां के राष्ट्रपति जियाउल हक ने एक बात कही थी, इंडिया ब्लीड्स थ्रू 1000 कट्स। हम भारत से डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते, औकात पाकिस्तानी अपनी जानते थे, लेकिन एक चीज बड़ी तय थी, उसने कहा इंडिया ब्लीड्स थ्रू 1000 कट्स। वो हर जगह पर ऐसी चोटें देगा कि हजारों जगहों से हमारे भारत की नसों से खून निकलता रहेगा, और इसका सबसे इजी रास्ता उन्होंने देखा आतंकवाद। और कहीं ना कहीं जिस तरह टू नेशंस के आधार पर, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हमारा विभाजन हुआ, और जो मन बटे धार्मिक आधार पर आज भी चीजों को भड़काया जाता है, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस को लेकर दिक्कत बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे स्वार्थी लोग हैं, और वो जो धार्मिक कट्टरता है, इसको समाप्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ, इसके बाद बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि 355 अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हो, क्योंकि केंद्र में एक मजबूत सरकार हो, और मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो भी बहुत भयावह था। ऐसे में बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नहीं, आतंकी तो ये चाहते ही थे कि हिंदू मुस्लिम जो अभी देश में राजनीतिकरण हो रहा है, इस घटना से और उसका दायरा बढ़ जाए। लेकिन ये सब बकवास है, ये जबरदस्ती के ज्ञान की बातें हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिटी, सूडो इंटेलेक्चुअलिटी की बातें हैं, कि ये मुद्दा इस तरह नहीं है कि धर्म के आधार पर बात कीजिए। बहुत साफ था, आतंकियों ने स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर हत्याएं की, और अगर हत्याएं की तो इस्लामिक आतंकवाद को मानने में, इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करने में, आईएसआईएस का फुल फॉर्म क्या है? इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। जब वो आईएस हो जाता है, इस्लामिक स्टेट बन जाता है। बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए, मुस्लिमों की बात नहीं करनी है, लेकिन अगर इस्लामिक कट्टरपंथी, और उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद को अपनाया है, चूंकि वो कहीं ना कहीं इस्लाम की भावनाओं को प्रसारित करने, जो सो कॉल्ड इस्लाम, वास्तविक इस्लाम या कोई भी धर्म इस तरह की बात कर ही नहीं सकता।
तो इस्लामिक आतंकवाद को तो कंडेम्ड करना ही चाहिए जिस तरह मारा गया। आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आएंगे जो इंटेलेक्चुअलिटी की बात पर कहना यह भी शुरू कर सकते हैं कि हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए। अरे कब तक पेशेंस से काम लेंगे? यह भी कह सकते हैं कि जानबूझकर ऐसे समय में कराया गया जिससे दूरियां बढ़े। फायदा किसको हो रहा है? और इस समय फिर से शस्त्र नहीं शास्त्र की जरूरत है। तीसरी चीज, चाहे जैसे भी पॉलिटिसाइज्ड हर मामले को करने से जब तक भारत बाज नहीं आएगा, हम हर मामले में लड़ते रह जाएंगे। इसलिए बड़ी ही, और इसे फिर से मैं कह रहा हूं, इसे हिंदू मुस्लिम नहीं, इसे हिंदू मुस्लिम या कहें भारत वर्सेस आतंकवाद कहना है। और यह भी कह सकते हैं, शायद मैं यहां खड़ा हो रहा हूं, लेकिन भारत वर्सेस इस्लामिक आतंकवाद कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे जो भावना व्यक्त की गई वो कहीं ना कहीं उस धार्मिक जिहाद की व्यक्त की गई। पीछे पाकिस्तान का जो हाथ है और समर्थन मिल रहा है, उसे कैसे नकारा जा सकता है? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो भारत के विकास और हमसे बेहतर योगदान दे रहे हैं। लेकिन जो इस्लामिक आतंकवाद, जिन आतंकियों ने धर्म को अपना आवरण बना रखा है, उनके क्रिटिसिज्म में हम क्यों डिप्लोमेसी का सहारा लेते हैं? हम क्यों कहने में इसमें हिच रखते हैं, संकोच रखते हैं? अगर आतंकवाद ने धर्म का सहारा लिया, हम कहेंगे। अगर कोई हिंदू आतंकी बात को अपनाता है, हम उसे हिंदू आतंकी कहेंगे। लेकिन जैसे इस्लामिक आतंक की बात होती है भारत में, और पूरे उसमें यह देखा गया कि जैसे आपकी इंटेलेक्चुअलिटी पे प्रश्न लगने लगा, अरे आपने ये शब्द कैसे बोल दिया? लगातार पिछले कई दशकों से इसका शिकार होते होते कितने लोगों ने अपने सगे संबंधियों, अपने मां बाप, अपने बेटे, अपने पति को खोया है, और उसके बावजूद हम लोग हर बार किसी ना किसी तरह से इसमें बचाव का रास्ता देखने लगते हैं। एक बहुत हाई टाइम है जब एक बेहतर बैठक हो, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम काउंटर कॉम्प्रिहेंसिव टेररिस्ट इनिशिएटिव की बात करते हैं। भारत उसका मेंबर है। हम कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म में इजराइल की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, भारत की बात क्यों नहीं होती? एक हाई टाइम है, मैं फिर से कह रहा हूं, जब ऐसे मुद्दों को शांत करना जरूरी है। वैसे भी इस देश में पिछले कुछ वर्षों से हिंदू मुसलमान के बीच की दूरियां और थोड़ी ज्यादा दिखने लगी हैं। जो हो रहा है वो बहुत बेहतर नहीं है। अतः किसी भी तरह से, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, कुछ धार्मिक मुद्दे भी हों, लेकिन इस मामले में इस्लामिक आतंकवाद की बात को लाकर उसे कोई सेफ पैसेज देना, इस बात को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि यदि आप 2047 में विकसित देश बनना चाहते हैं, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की ओर आना चाहते हैं, आप एक ऐसे मंच पर आना चाहते हैं जहां से दुनिया का नेतृत्व कर सकें, तो पहले अपने आप को सेव कीजिए। भारतीयों में विश्वास जगाइए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी सब यही चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा भारत प्रोटेक्टेड हो, और चाहे वो किसी भी तरह का आतंक हो, और इस्लामी आतंकवाद भी क्यों ना हो, पहले उसकी कमर तोड़ दी जाए।